अब हम पढ़ेंगे 6.3.6 स्थान और आयतन। 6.3.6 स्थान और आयतन। तो देखिए आयतन के बारे में तो मैंने पहले बता दिया, पहले वाले इस वाले टॉपिक में मैंने आयतन के बारे में बता दिया था कि आयतन क्या होता है। और पढ़ लेते हैं इसमें हम अगले दिन मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, ये जो एक्टिविटी की है, ये एक्टिविटी हमने की थी। इसके बाद अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। मतलब अगले दिन टीचर विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं और उनको नमस्ते करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। मतलब उन्हें कुछ खास, उनकी खास योजना थी, कुछ सिखाना चाहती थी वो। और वो बच्चों को कहती हैं, कृपया अपना बस्ता तो अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। अपने बस्ते को अपनी सीटों पर रखना है और फिर बैठ जाएं। सीटों पर तो बस्ता रखा था, फिर बच्चे बैठेंगे कहाँ। तो सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं, आप बैठ क्यों नहीं रहे हो। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है, बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने उनका स्थान घेर लिया है। जहाँ पर उनको बैठना था वो स्थान तो बस्ते ने घेर लिया था। बातचीत जारी रखते हुए वह दो विद्यार्थियों को कांच के दो समान गिलास देती हैं। दो विद्यार्थियों को बुलाती हैं और उनको कांच के दो समान एक जैसे गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों से बचा हुआ जल क्रमशः गिलासों में डालने के लिए कहती हैं। जो पानी पीने की बोतल होती है उनकी, उनमें जो जल बचा हुआ है, कहती हैं कि इन गिलासों में उस पानी को डाल दो। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं एक गिलास जल से आधा भर जाता है और दूसरा गिलास पूरा भर जाता है। यहाँ पर देखिए एक बच्चे ने इसमें जल डाला है तो इतना भरा है ये गिलास, और ये भर गया है पूरा। ये तो इतना भरा है बस, और ये भर गया है पूरा। तो ये है आधा भरा हुआ गिलास, ये पूरा भरा हुआ गिलास। यहाँ पर ये है ना, ये इसको कहते हैं जल स्तर, जल का स्तर ये है, और इसको कहते हैं जल का स्तर ये है। यहाँ से जल का स्तर इतना है और यहाँ से जल का स्तर इतना है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें कम जल है और इसमें ज़्यादा है, इसलिए दोनों का जल स्तर अलग अलग है। मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। देखिए दोनों गिलासों में समान जल आ सकता था, इनकी क्षमता समान है। अगर इसमें बराबर पानी डाला जाता और इसमें बराबर पानी डाला जाता तो ये भी उतना ही भर जाता। ये जो गिलास है ये भी इतना ही भर जाता जितना कि ये भरा है। इसमें भी उतना ही पानी अगर डाला जाता, लेकिन इसमें कम डाला गया है, इसमें ज़्यादा डाला गया है। तो इसका जल स्तर इसलिए कम है और इसका जल स्तर इसलिए ज़्यादा है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। जल स्तर अलग अलग है, इसका मतलब प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। एक में जल कम है, एक में ज़्यादा है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो कि दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की मात्रा की तुलना में कम है। मतलब पहले में जल की मात्रा कम है, दूसरे में ज़्यादा है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। तो ये नोट करना है, जल जितना स्थान घेरता है वो होता है आयतन। तो यहाँ पर जल ने इतना स्थान घेरा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका आयतन इतना है, और यहाँ पर इसने इतना घेरा है, इतना स्थान घेरा है, तो इसमें जल का आयतन इतना है। तो आयतन किसे कहते हैं, जल द्वारा घेरा गया स्थान जल का आयतन होता है। तो किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन होता है। मैं जग में पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, ये खाली बोतल है और इसमें जग में से पानी भर रही है, तो ये बोतल में पानी भर देती है, उसके बाद पानी बाहर भी निकल जाता है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, क्योंकि जो बोतल है उसका जो आयतन है वो कम है और जग का आयतन ज़्यादा है। तो जग में तो ज़्यादा पानी आता है ना, इसमें कम आता है, तो सारा पानी इसमें नहीं आ पाएगा। अब मुझे इसका कारण भी समझ में आ गया, क्योंकि बोतल का आयतन कम है और ये जो जग है इसका आयतन अधिक है, क्योंकि बोतल में जो जल आता है उसका आयतन कम है और इसका जग का अधिक है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार के पीने की पानी की बोतलें देखी हुई होंगी। क्या आपने उस पर लिखा हुआ देखा है 1 लीटर या 500 ml या 200 ml लिखा हुआ देखा है, ये ज़रूर देखा होगा। ये बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। इसका मतलब है अगर किसी बोतल पर 1 लीटर लिखा है, इसका मतलब उसका आयतन 1 लीटर है। किसी में 500 ml लिखा है तो उसका आयतन 500 ml है। किसी में 200 ml लिखा है तो उसका आयतन 200 ml है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
पीने का जल 500 ml, इसका मतलब इस बोतल में जो पानी है उसका आयतन 500 ml है और इसमें दूध का आयतन 500 ml है। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगाया है जो आयतन को दर्शाता है। अब ये समझ आ गया कि ये क्यों लिखा होता है। जब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक बहुत सारे गुण पढ़ लिए हैं, वस्तुओं के बहुत सारे गुण पढ़ लिए हैं, लेकिन सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। ये थोड़ी है एक वस्तु कठोर है तो दूसरी वस्तु भी कठोर होगी, एक वस्तु चमकीली है तो दूसरी वस्तु भी चमकीली होगी। तो सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण होते हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा है, सभी वस्तुओं में सभी गुण नहीं होते हैं, ये पढ़ा है ना। लेकिन फिर भी दो ऐसे गुण होते हैं द्रव्यमान और आयतन जो कि सभी वस्तुओं में होते हैं। द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों में होते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दोनों गुण होते हैं? तो वह वस्तु या वह सामग्री जिसमें ये दोनों गुण होते हैं उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है, किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ है, उस पदार्थ की कितनी मात्रा है। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा, किसी द्रव्य की कितनी मात्रा है उसको कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्य का मान। और आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरती है। तो सभी वस्तुएं जो होती हैं वो स्थान घेरती हैं और सभी वस्तुएं जो होती हैं उनमें द्रव्यमान होता है। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्री जिनमें द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरती हैं उन्हें कहते हैं द्रव्य। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान भी होता है उसे कहते हैं द्रव्य। और द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा को बताता है कि इस द्रव्य में कितनी मात्रा है। तो हम कहेंगे इसका द्रव्यमान इतना है। अगर किसी भी द्रव्य में 1 किलोग्राम मात्रा है, किसी भी द्रव्य की मात्रा 1 किलोग्राम, तो हम कहेंगे कि इसका द्रव्यमान 1 किलो है। द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान बताता है, इसे ग्राम या किलोग्राम में निरूपित किया जाता है। तो देखिए ग्राम, ग्राम में मापा जाता है। ग्राम होती है छोटी इकाई और किलोग्राम होती है एसआई, एसआई इकाई होती है किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसे ग्राम और किलोग्राम इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान होता है उसका आयतन। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। आयतन को लीटर या मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है और आयतन की एसआई यूनिट होती है 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर, या इसको लिखते हैं 1 घन मीटर, घन मीटर, या इसको लिख देते हैं 1 मीटर की पावर 3, ऐसे भी लिख देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति मतलब एसआई पद्धति में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम जो है ना वो द्रव्यमान की इकाई है। एसआई यूनिट मैंने पहले बता दिया ना कि किलोग्राम किसकी एसआई यूनिट है? द्रव्यमान की। क्वेश्चन आ जाता है द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या है, तो किलोग्राम लिखेंगे। तो किलोग्राम को केजी लिखते हैं और के और जी के बीच में जगह नहीं छोड़ते हैं और इनको छोटे अक्षरों में लिखते हैं। अगर मान लो ये हो 100 किलोग्राम तो 100 केजी लिखेंगे, यहाँ पर गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और ऐसे इस तरह से लिखेंगे। और 100 के बड़ा और जी बड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और स्मॉल में लिखेंगे। और इसी तरह से ग्राम, ग्राम भी स्मॉल में लिखेंगे। जैसे 7 किलो है तो ये इस तरह लिख रखा है। और लीटर या मिलीलीटर को लिखेंगे तो एल को बड़ा लिखेंगे, एल जो है ना ये कैपिटल में लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर होता है 7 लीटर तो ऐसे 7 एल। और 7 ml लिखना होगा 7 ml, एम तो छोटा और एल बड़ा। तो इस तरह से 500 मिलीलीटर अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे। एम तो छोटे अक्षरों में लिखेंगे और एल बड़े अक्षरों में लिखेंगे। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में एम की पावर 3 लिखते हैं। घन मीटर को लिखते हैं एम की पावर 3।
घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धाक या सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा है। मैंने बता दिया। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो 2 मीटर लिखकर उसके ऊपर 3 लगा देनी, छोटी सी पावर। ये हो गया 2 घन मीटर। इस इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। 1 या 2 के बीच में मैंने थोड़ा जगह छोड़ दिया। इस तरह से ये नहीं लिखना है, ऐसे इसको बिल्कुल टच करके ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है, ये सही है। तो आयतन की ऐसा यूनिट क्या होती है? 1 घन मीटर। 1 घन मीटर। आयतन की ऐसा यूनिट क्या होती है? 1 घन मीटर। और ये होती है 1000 लीटर के बराबर। अब हमने क्या पढ़ लिया है? सभी वस्तुओं में द्रव्यमान भी होता है, सभी वस्तुएं जगह भी घेरती है, स्थान भी घेरती हैं, यानी उनमें आयतन भी होता है। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास की सभी सामग्रियां जो होती है वो द्रव्य हैं, क्योंकि वो स्थान भी घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान भी होता है। इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। तो ये पूछती है, सीता पूछती है, क्या वायु द्रव्य है? हाँ, वायु द्रव्य है, क्योंकि वायु भी स्थान घेरती है। वायु देखिए, गुब्बारे में जब वायु भरते हैं तो वो जगह घेरती, तभी तो गुब्बारा फूल जाता है। और अगर हम 5-7 गुब्बारों में हवा भरेंगे, एक तरफ हम लटका देंगे 1 2 3 4 5 गुब्बारे लटका देंगे एक तरफ, तो हम 5 गुब्बारे लटका देंगे। और एक डंडी से बांधकर दूसरी तरफ हम पिच के हुए 5 गुब्बारे बिना हवा के 5 गुब्बारे अगर लटका देंगे, तो ये जो डंडी है ना, ये इस तरफ ऐसे हो जाएगी, इस तरह से ऐसे हो जाएगी, ये झुक जाएगी, मतलब तराजू ना ये इस तरफ झुक जाएगी, इस तरफ, क्योंकि इन गुब्बारों में हवा नहीं है और इन गुब्बारों में हवा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हवा होती है ना, उसमें द्रव्यमान भी होता है, मतलब उसमें वजन भी होता है और वो जगह भी घेरती है। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, जल भी एक द्रव्य है, रेत भी द्रव्य है, कंकड़ भी द्रव्य है और कप भी द्रव्य है। सामग्रियाँ द्रव्य के वे प्रकार है। और सामग्रियाँ क्या होती हैं? सामग्री द्रव्य का वे प्रकार होती हैं जिनसे मिलकर द्रव्य बनते हैं। सामग्री किसे कहते हैं? द्रव्य के वे प्रकार जिनसे मिलकर द्रव्य बनते हैं या वस्तुएं बनती हैं। हमने सीखा कि जो सामग्री होती हैं उनके विभिन्न गुण होते हैं और वे विभिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह बनाने भी सीखे हैं, उनके एक जैसे गुणों के आधार पर भी और अलग अलग गुणों के आधार पर भी, ये हमने उसके समूह बनाने सीखे हैं। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है। अब देखिए, समूह बनाना क्यों उपयोगी है? प्रश्न आ जाता है, समूह बनाना क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के रूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करते हैं। क्योंकि देखिए, इससे सामग्रियों के गुणों को समझना आसान हो जाता है और उनको देखना, अवलोकन करना, उनके बारे में समझना आसान हो जाता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों का, पौधों का, जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। सभी की ग्रुपिंग की करी हुई है, सभी के समूह बनाए हुए हैं। जीवित प्राणियों का अलग समूह बना रखा है, निर्जीव प्राणियों का अलग समूह बना रखा है। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, सजीव जगत में विविधता, इस पाठ में हमने पहले ही पढ़ लिया है। और सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान है या अभिशाप? देखिए, जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, उसकी खोज हमारे लिए वरदान भी और अभिशाप भी। अगर उसको अच्छी तरह से यूज किया जाए तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता होता है, प्लास्टिक रंग बिरंगा होता है, सुंदर होता है, आसानी से मिल जाता है और वो हल्का भी होता है, उसको लाना ले जाना हार्ड नहीं होता, कठिन नहीं होता है। और लेकिन वो अभिशाप है क्योंकि उसका अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया जाता। हम जो वन टाइम यूज प्लास्टिक होता है ना, उसको जैसे पॉलीथीन वगैरह, उनको एक बार यूज़ किया फेंक देते हैं, तो उससे नालियाँ वगैरह बंद हो जाती है, कूड़ा करकट फैलता है, गायें खा जाती हैं और वो मर जाती हैं। तो इस तरह से वो अभिशाप भी है। तो फिर प्लास्टिक का सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए और कम यूज किया जाना चाहिए। अगर अधिक यूज करते हैं तो उनको सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए। और अगर प्लास्टिक टूट फूट जाता है तो उसको कबाड़े में बेच देना चाहिए, ताकि वो उसका दोबारा से रीयूज करने लायक सामान बन सके। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। देखिए, जो सामग्रियाँ हम अभी देखते हैं वो पहले भी थी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय भी क्या लोगों ने उनको वर्गीकृत किया हुआ था? हाँ, उस समय भी लोगों ने उनको वर्गीकृत किया हुआ था। प्राचीन भारत में ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उनमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। प्राचीन समय में ही वर्गीकरण किया जाता था। आयुर्वेद में भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटा गया था। ये है
एक श्लोक, और इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों का वर्णन किया हुआ है, 20 गुणों को बताया गया है। 20 गुणों में क्या आते हैं, विपरीत गुणों के 10 जोड़े आते हैं, इनके बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जो है ना, ये 10 जोड़े, इनका यूज किया जाता है आयुर्वेद में सभी पदार्थों का वर्णन करने के लिए, इनका यूज किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जंतु, मनुष्य, पर्यावरण, भोजन, इनका वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण कौन से हैं, जैसे ये है गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठोर, स्थिर, चल, सूक्ष्म, और यह स्थूल, और विशद, और यह पिस्चिल। तो ये सभी देखिए 10 हैं, ये 10 जोड़े हैं और 20 गुण हैं। इनका उपयोग भौतिक पदार्थों के वर्णन के लिए किया जाता है, आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों के वर्णन के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ लिया है। यहाँ पर आपको सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।